गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने सारे नंबर्स में आज यहाँ पे जमा हुए। वी हैव गॉट अ फुल हाउस, सो आप सबके लिए ज़ोरदार तालियाँ। सैटरडे इवनिंग को इतने सारे नंबर्स में आप सब ने यहाँ पे हाज़िरी लगाई है। इसी का मतलब हम ज़रूर ये कह सकते हैं सर जी कि मेरा देश बदल रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियस हो रहा है। थैंक यू सो मच। Our next speaker, guys, is Mr. Vishal Kapoor. He is the CEO of Bandhan AMC Limited, and he has nearly 3 decades of rich experience in financial services across businesses, including asset management and banking, with a successful track record of building strong teams and sustainable businesses. Prior to joining Bandhan AMC, Mr. Kapoor worked with Standard Chartered Bank and as a managing director and head of wealth management. In his earlier stints, Mr. Kapoor has been associated with American Express and ITC Threadneedle AMC, working across India and the US. By qualification, he is management graduate from IIM Ahmedabad and holds bachelor degree in commerce from St. Xavier's College, Kolkata. In addition, he has been an active contributor to the development of the wealth management industry in India. He has been a member of several industry working groups constituted by the regulators and industry associations. He has been a director with the Financial Planning and Standards Boards of India, as well as with the Financial Intermediaries Association of India. Not last but the least, he currently serves as director of the Board of Association of Mutual Funds in India. We popularly know it as AMFI. And he also chairs the AMFI Standing Committee on Mutual Fund Distributors. Ladies and gentlemen, put your hands together for our next guest, Mr. Vishal Kapoor. Thank you, Dhaval. Vishal ji, you have to rock as always. So expectations are very heavy. Thank you. And आपको एक काम भी दिया है, मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट कहाँ जाएगा जरूर. Thank you. Firstly, thank you PIFA and thank you all of you because बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सरप्राइजिंग भी लगता है कि Saturday evening on a momentous day that we celebrated कि India crossed 100 medals in Asian Games. We are not celebrating in a restaurant or a bar or a movie, but we are here. So this is really, I think the audience deserves a round of applause. हम सब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, हम तीनों स्पीकर्स, बट एक आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब नीलेश भाई हैं. तभी ऐसे महारथी के बाद आना, जिसको प्राइम मिनिस्टर में नहीं बोला कि भाई, फाइनेंस मिनिस्टर में नहीं भी बोला कि भाई नीलेश भाई के बाद मैं क्या बोलूँ, तो मेरा आप हाल सोच सकते हैं. बट ये एक नीलेश भाई ने एक बात कही कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है और हम और आप मिलके एक तो खुद कैसे बेनिफिट करें, इसका लाभ हम कैसे उठाएं, और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली हम तो यहाँ हैं, हम तो लाभ उठा ही रहे हैं, और लोगों को कैसे इससे प्रभावित करें जिससे कि वो लाभ वो भी उठा पाएँ. इस पे थोड़ी हम बात करना चाहते हैं. अब देखिए सैटरडे इवनिंग है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें. मैं थोड़ा क्वेश्चंस पूछूंगा, आप ट्राई करिएगा कि एटलीस्ट आंसर करें, चला दें या एटलीस्ट मन में अपने ध्यान करें. सिंपल सा सवाल है, अगर आपने 10,000 रुपये की SIP करी होती 15 साल पहले, मार्केट में कोई फंड नहीं, मार्केट में लगा दी थी, सेंसेक्स में लगा दी थी, तो वो कितना अभी आपका कॉर्पस हो गया होता. काफ़ी सारे यहाँ पे सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, तो आपको करीब करीब लगभग ध्यान होगा कि कई लाख तो हो ही गया होगा. कोई गैस मानना चाहता है? 10,000 रुपये, 67 लाख रुपये. डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट इंडेक्स या फंड में इन्वेस्ट करते हैं. बट वो 1, 2, 4 लाख नहीं होता, वो करीब 40 लाख हो गया होता. 40 लाख. बट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो 40 लाख हो गया होता. 40 लाख के क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 10 साल उसके पहले निवेश शुरू किया होता
तब वो कितना होता? 15 साल पहले आपने किया 40 लाख हुआ, अगर आपने और 10 साल पहले शुरू किया होता तो कितना हो गया होता? तो वो 80 लाख या 1 करोड़ नहीं हुआ था, वो 1.8 करोड़ हो गया होता। अब सोचते हैं कि और अगर 10 साल पहले आपने निवेश किया होता तब वो क्या हो जाता? अगर और 10 साल पहले आपने शुरू किया होता तो वो 6.4 करोड़ हो गया होता। तो ये सोचिए कि अगर हम पहले कीमत को अगर हम बोलें कि x आपको मिला, तो अगर आप 10 साल पहले वो जर्नी आपने शुरू करी होती तो आपको 4.5 गुना उसका पैसा मिलता, और अगर 10 साल पहले आपने कर दिया होता तो 16 गुना ज़्यादा पैसा मिला होता। तो 10 साल पहले शुरू करने का एडवांटेज आप समझ रहे हैं? खाली 10,000 रुपये किसी ने अगर 35 साल पहले, अगर कोई आज 60-65 साल के हैं या रिटायर होने वाले हैं, अगर आपने 25 साल पहले 10,000 रुपये का SIP कर दिया होता मार्केट में, तो आज 6.5 करोड़ रुपए, सबके लिए बड़ी रकम है, आपको मिल सकती थी। पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है वो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, और 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले इन्वेस्ट करने की वजह से कितना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकता है वो हम लोग जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट? अब इस जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी, ये समझ लीजिए ये कोई खाली मैथमेटिक्स नहीं था, ये एक्चुअल मार्केट का रिटर्न था। तो किसी ने तो ये पैसा कमाया है, राइट? ये 10,000 का SIP 6.5 करोड़ रुपए हो गया, इससे कहीं ज़्यादा भी कमाया है। तो वो कौन कमा रहा है? अगर हम ये देखें कि जो स्टॉक मार्केट है हमारा, उसका ओनरशिप पैटर्न कैसा है, तो 2002 में FIIs उसमें 8% थे और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें 18% थे। तो मार्केट कैप में ओनरशिप, तो एक तरह से मैं समझ लीजिए कि 18% जो टोटल मार्केट कैप है, मार्केट लिस्टेड कंपनीज का जो कैपिटलाइजेशन है, उसका 18% हम और आप जैसे लोगों के पास था, और 8% FIIs के पास था। 2020 में 22% FIIs के पास है और खाली 8% हमारे पास है। तो सोचने की बात यह है कि इस समय में जो नीलेश भाई ने बोला 1990 से जो ग्रोथ होनी शुरू हुई है, 2000 से जो ग्रोथ शुरू हुई है मार्केट में, मार्केट ने तो बहुत रिटर्न दिया है, वो रिटर्न सबके पास अवेलेबल था, लेकिन उस रिटर्न का हमने कितना भाग लिया और किसने कितना भाग लिया वो आपके पास सामने है, राइट? तो हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम चेंज कैसे करें जिससे कि हम और आप और हमारे जो बंधु भाई रिलेशनशिप्स हैं या आपके एसोसिएट्स हैं, वो भी मार्केट में ज़्यादा तरह से पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा आई थिंक कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट करें। अब अगर हम देखें कि भाई हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, सेव तो हम करते ही हैं, भारतीय हैं, हमने पहले भी देखा, हम जितना ज़्यादा डेटा हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड आज भी सोच समझ के खर्चा करते हैं, हम भारतीय हैं, हम सेव करते हैं, सेव तो कर लेते हैं, लेकिन सेविंग को डालते कहाँ हैं? तो 2012 में 60% हमारा सेविंग फिजिकल एसेट्स में जाता था, मतलब रियल एस्टेट और गोल्ड बाय एंड लार्ज, और खाली 40% फाइनेंशियल एसेट में जाता था, ठीक है? अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज ये करीब लगभग 50% हो गया है, तो ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में जाता है, रियल एस्टेट और गोल्ड में थोड़ा कम हो गया है, तो ये तो अच्छी चीज़ हुई है। अब ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा जाता है हमारा, वो कहाँ जाता है, उसका ये ब्रेकअप है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, PPF, कैश, अदर सेविंग्स,
टोटल मिला के इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में खाली 3% हमारा सेविंग्स का जाता है। तो आप सब तो निवेशक हैं ही म्यूचुअल फंड में, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करके सोचिए कि आपका जो टोटल जमा पूंजी है उसमें से कितना प्रतिशत म्यूचुअल फंड में जाता है या म्यूचुअल फंड के तरह के रूट से इक्विटी मार्केट में आता है। और कहीं ये ना हो कि आप भी कहीं 3, 6, 8, 10% में फंसे हैं, बिकॉज अगर आप 8-10% में फंसे हैं तो मार्केट का जो ग्रोथ हो रहा है उसका खाली 10% आपको मिलेगा, 90% तो और किसी को मिल रहा है। और कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि हमने कर तो दिया है कि हाँ कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब में पैसा बन जाएगा, लेकिन जब 10 ही रुपये आपने लगाए हैं 100 में से तो कितना पैसा बन जाएगा। तो हमें एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर हम रिस्क ना लें तो रिटर्न बनाना डिफ़िकल्ट है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये कि जो हमारा कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, जो सेविंग्स की तरह, जो हमें सेविंग्स करने पे नेचुरली इंक्लाइन करता है क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं, वो अच्छी चीज़ है कि भाई सेव तो कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सेविंग करते करते हम इतने कंजर्वेटिव हो गए हैं कि हम पैसे को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, उससे रिस्क नहीं ले रहे हैं। और आपने सुना होगा कि मार्केट में देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको रिटर्न चाहिए तो कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? बट हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और अब हम क्या करें जिससे कि आप रिस्क सोच समझ के थोड़ा ले पाएँ? तो मैंने सोचा कि हो सकता है एक तरीका इसका ये है कि हम तो भैया आ जा रहे हैं, 2023 में आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो क्यों या ना ये करें कि हम दूसरों की गलतियों से थोड़ा समझें जिससे कि वो गलती हम फिर से ना करें। आप अपनी अलग गलती करिए, लेकिन जो गलती लोग कर चुके हैं वो फिर से क्यों दोहराएं? नई गलती करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सैटरडे इवनिंग है, बहुत हैवी नहीं कर सकते, बट चलिए 5 ऐसी गलतियों पे फोकस करते हैं जिससे कि हम दूसरे की गलती से सीख पाएँ और वो गलती हम फिर से ना करें, ठीक है? तो 15-20 मिनट में हम वो सोचते हैं कि और लोग ने गलती क्या करी जो हम ना करें, जिससे कि आप जब अगली टाइम रिस्क लेना चाहते हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो बन रहा है इंडिया में, आपको अगर और कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे कर पाएँ? तो पहले तो जैसे मैंने कहा, अच्छी चीज़ ये है कि आप सेव कर रहे हैं। अगर सेव ही नहीं कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट मत करिए। तो प्लीज़ आप कभी बोरो करके इन्वेस्ट मत करिए, सेविंग से इन्वेस्ट करिए, राइट? लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। अगर वो एक पॉट है कोई बात नहीं, एटलीस्ट शुरू तो करिए कहीं पे। तो ये अच्छी चीज़ है, आपने शुरू कर दिया। बट इसके बाद क्वेश्चन बढ़ता है कि अगर आपको उससे बेहतर करना है, आप सेव कर रहे हैं, एक पॉट है, एक फोलियो है, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उससे बेहतर करना है तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये माना जाता है या ये देखा जाता है कि आप अगर अपने सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट को एक गोल दे दें, एक नतीजा दे दें, तो उससे आपका थिंकिंग और आपका रिस्क टेकिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। हम लोग काफ़ी बार यही करते हैं कि भाई ये जमा पूंजी है, ये सेविंग है, हमने किसी को, हमें कोई एडवाइज़र है, एमएफडी पार्टनर है पीफा के, उनके साथ बैठ के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करिए, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप एक नतीजे से अटैच कर दें, गोल से अटैच कर दें, तो आपका नतीजा काफ़ी ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देते हैं। ये देखिए, स्वाभाविक है कि हमारे जो लाइफ में गोल्स होते हैं मनी के रिलेशन में, वो कोई गोल्स होते हैं जो हमें इमीडिएटली 1-2 साल में उसे वो पैसा चाहिए, कोई गोल्स होते हैं जो मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए,
कि भाई जैसे है कि बच्चे की शादी करनी है या कोई घर खरीदना है वगैरह। और कोई कोई गोल्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि गोल जो होता है वो एक तरह का नहीं होता है, उसका जो टेनर होता है वो अलग अलग होता है। अब उस टेनर के हिसाब से जब आप निवेश करने जाते हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको छुट्टी लेनी है उसके लिए आप सेव कर रहे हैं, भाई पैसा है आपको एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली सेव ही कर रहे हैं, एंजॉय भी करिए। शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है उसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप बहुत ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर नहीं ले सकते, तो उस गोल के लिए आप 10% इक्विटी भी लें, 90% डेट में भी डालें, कोई खराबी नहीं है। क्या ये इलस्ट्रेशन है, इसी मतलब ये कोई मंत्र नहीं है, इलस्ट्रेशन है। बट यही गोल अगर आपका समझ लीजिए थोड़ा मीडियम टर्म है कि भाई शादी करनी है 5-7 साल बाद कोई आप शुरू हो रहे हैं वगैरह, तो थोड़ा मॉडरेट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा गोल्ड भी इन्वेस्ट करना है तो डाल सकते हैं। तो थोड़ा और इक्विटी ले सकते हैं, थोड़ा और डेट ले सकते हैं, थोड़ा डेट थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा गोल्ड भी ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म गोल है जैसे रिटायरमेंट हो, तो वो बहुत साल दूर है, उसके लिए आपको और अग्रेसिव होना चाहिए। तो उसमें आपको जनरली इक्विटी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मैं 100% इक्विटी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको रिस्क भी मैनेज करना है। आपको हो सकता है इमरजेंसी आ जाए, हो सकता है कोई वॉलेटिलिटी आ जाए मार्केट में, तो इस तरह से एलोकेशन से आप चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसको आप एक गोल या कोई फाइनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप सोचें, तो कितना रिस्क लेना है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, कितनी वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, वो क्लियर हो जाता है। उसकी वजह से लोग अपना पैसा सेग्रीगेट करके अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला। दूसरा क्वेश्चन कि कब शुरू करना चाहिए, तो ये तो हुआ भाई कहाँ शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम मूवीज़ की बात कर रहे थे, राज और सिमरन। राज हैं जिनका एक मोटो है कि भाई अभी खर्चा करो, सेविंग बाद में कर लेंगे। तो वो अपना 25 से 35 साल समझ लीजिए वो अपना मज़ा कर रहे थे। 35 साल से उन्होंने अपना थोड़ा सीरियसनेस लाया और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो 10 साल उन्होंने अपना स्पेंड किया और 35 साल के बाद वो सोचे कि चलो थोड़ा इन्वेस्ट वगैरह करना शुरू करें। और 35 से लेके 60 साल तक उन्होंने हर महीने 50,000 रुपये अपने SIP में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 1.5 करोड़, क्योंकि 25 साल तक वो 50,000 रुपये SIP में डालते रहे। दूसरी तरफ मैडम सिमरन हैं, उन्होंने बोला पहले सेव कर लो, खर्चा तो बाद में करते रहेंगे। तो उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने बोला 25 साल से 35 साल तक मैं 50,000 रुपये लगा देती हूँ और 35 के बाद मैं खर्चा करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले खाली 10 साल मेरे को थोड़ा टाइट रहने दो, 50,000 रुपये मैं लगा देती हूँ और 35 साल से 60 साल तक मैं बिंदास खर्चा करूँगी। उन्होंने कितना पैसा लगाया, 60 लाख, मात्र 60 लाख। राज का 1.5 करोड़, इनका 60 लाख। राइट, अब आंसर तो आपको पता ही है, मैं पूछ रहा हूँ, सिमरन तो जीतेगी। कितने से जीतेगी? तो 60 साल में सिमरन का कॉर्पस और राज का कॉर्पस में कितना डिफरेंस होगा? राज को मिले 14 करोड़, सिमरन को मिले 35 करोड़। 20 करोड़ एकदम एग्जैक्ट। सर ने बोला था 20 करोड़ का डिफरेंस होगा, देखिए 21 करोड़ का डिफरेंस है। तो ये सोचिए कि 10 साल खाली आपने पहले, एंड मैं स्पेसिफिकली देख रहा हूँ जो हमारे यंगर ऑडियंस हैं, अगर आपने वो कंपाउंडिंग का जो गोल्डन फेज होता है वो आपने कैच कर लिया, तो बाकी ज़िंदगी आपकी बहुत आसानी से, आपको फाइनेंस के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और वो गोल्डन पीरियड अगर आपने मिस कर दिया तब भी कोई बात नहीं, कोई 14 करोड़ छोटा नहीं है। वेन एवर यू स्टार्ट इट इज़ अ गुड डे।
बट आप और लोगों को भी सीख दीजिए कि अगर 25 तक आप शुरू कर पाएँ, प्लीज़ डू दैट, क्योंकि खाली 60 लाख 10 साल की थोड़ी मेहनत के बाद सिमरन को 35 करोड़ की पूंजी मिल सकती थी। सो लर्निंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, द अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी शुरू कर सकें उतना अच्छा। जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए अच्छा है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर आप याद रखिएगा कि जितना जल्दी शुरू कर पाए मार्केट में उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल एक फ्री गिफ्ट है जो आपको मिलता है मार्केट में। और वो फ्री गिफ्ट आप जितना ले लें उतना अच्छा है, जितना जल्दी ले लें उतना अच्छा है। तो इसलिए जल्दी शुरू करिए। तीसरे लेसन की ओर बढ़ते हैं। हम जब अपना इन्वेस्टमेंट करने बैठते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कि अच्छा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम पेपर खोलते हैं या टेबल खोलते हैं या कोई अपना वेबसाइट खोलते हैं, देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कि भाई कौन सा फंड अच्छा कर रहा है और कितना रिटर्न किस फंड में मिला, और उसके बेसिस पे हम जनरली डिसाइड करते हैं, राइट, कि भाई कौन सा फंड अच्छा है, किस में निवेश करना चाहिए। तो अब एक फंड देखिए जिसका पिछला एक साल 20% से ऊपर उसका रिटर्न था, तो हमें कैसा लगता है? समझ लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड में, आपने इन्वेस्ट किया था एक साल में 20% से ऊपर रिटर्न थे, अच्छा लगेगा हमें कि भाई अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो हम क्या हुआ, हम खुश हुए। कोई आके बोले कि सर अच्छा पैसा बन रहा है, क्या करना चाहिए? तो हमने और पैसा डाल दिया उसमें। अब दूसरा फंड था जिसमें 10 से 20% रिटर्न बना, उतना ज़्यादा नहीं था, भाई ठीक है होने दो। एक्शन क्या है भाई, रहने दो अभी इसको, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ते हैं, ठीक है कि नहीं, सब ठीक है। तीसरा फंड था सिंगल डिजिट रिटर्न बना, हमने बोला यार ये क्या है, तो एफडी भी बीट नहीं कर रहा है, खुश नहीं है, क्या करें? फिर से देखते हैं और कोई अच्छा फंड दो, 20% वाला फंड दो। एक्सक्यूज मी। और एक फंड था जो तो नेगेटिव था, भाई हम गुस्सा हैं, ठीक नहीं है, इसको रिडीम करते हैं, हटा देते हैं। अब ये जो डेटा है, मैं एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ मार्केट का। अगले 5 साल में जो 20% वाला फंड था उसका रिटर्न था 9%। 5 साल में 9% कंपाउंडेड एवरी ईयर, बहुत पैसा होता है, 9% कंपाउंडेड इज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अच्छा किया। बट जो 10 से 20 वाला था वो 13 था, 0 से 10 वाला था 14 था, और जो नेगेटिव था वो सबसे अच्छा था। ये एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो इसमें मार्केट में बड़ी थ्योरी हैं, मीन रिवर्जन वगैरह वगैरह, बट द पॉइंट इज़ कि कभी कभी हम अपने इमोशंस को अगर चेक रखें तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमें उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं थी, हम जहाँ थे वहीं बैठे रहते, तो पोर्टफोलियो अपने आप आपको डिलीवर करता रिटर्न। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने से कभी कभी आप एक्चुअली मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो नीलेश भाई ने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझे बॉल पास कर दी थी कि मार्केट कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? मार्केट कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि मार्केट मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आप बोलिए बस आगे बढ़ो, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट में रहेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे आपका मुनाफा ज़्यादा कहाँ होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, और वो चीज़ आप बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट इज़ कि आपका जो कभी कभी इमोशंस के बहकावे में आके आप गलती मत करिए, इमोशंस को चेक करिए, और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इमोशंस को कैसे चेक करना चाहिए। बट लेसन नंबर 3 इज़ कि खाली आप परफॉर्मेंस और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप फंड सेलेक्ट करने लगे तो वो गलत है। हम वही चीज़ एफडी में करते हैं कि भाई हम बैंक की एफडी टेबल देखते हैं कि किसका सबसे अच्छा एफडी रेट है, उसमें हमने पैसा लगा दिया, वो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में खाली रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे निवेश करना हो सकता है गलत हो। अब मार्केट है तो मार्केट में पैसा लूज़ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि भाई वो -0% और नेगेटिव रिटर्न वाले फंड भी होते हैं।
उसका जो चांस है आपका लूज करने का पैसा वो कितना है। तो ये है कि अगर आप होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखें कि पॉजिटिव रिटर्न या पैसा कहाँ नहीं डूबा उसका आपका क्या प्रोबेबिलिटी है, जो मैं बोल रहा था कि ये तो चांस की बात है। 6 महीने अगर आपने मार्केट में निवेश किया तो ये काफ़ी लाइकली है कि 3 में से 1 बार आपका लॉस में जाएगा पैसा, क्योंकि ओनली 66% टाइम यू आर इन पॉजिटिव टेरिटरी, मतलब द बैलेंस यू आर इन नेगेटिव टेरिटरी। तो 6 महीने के रिटर्न आपने देखे नेगेटिव है, तो आप ये ध्यान रखिए कि 1 में 3 या 3 में 1 तो होगा ही है। 1 साल में थोड़ा बेटर हो जाता है, 4 में 1, 2 साल में और कम, 5 साल के बाद आपका चांस ऑफ लूजिंग मनी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट मार्जिनल है। हो तो कुछ भी सकता है, बट मार्जिनल है। तो कहने का का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो सबसे अच्छा तरीका रिस्क मैनेज करने का ये है कि आप अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ा दीजिए। किसी को अपना कैपिटल डूबते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कैपिटल अगर आप 1 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए लगा रहे हैं तो डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे आप उसका होल्डिंग पीरियड बढ़ाते जाएंगे तो चांसेस कम होते जाते हैं और 4-5 साल के बाद चांसेस नेक्स्ट टू निल। सो जो हम पहले बात कर रहे थे कि रिस्क कैसे मैनेज करें, आप होल्डिंग पीरियड को बढ़ा दीजिए, रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद आपका चांस ऑफ मेकिंग अ लॉस इज़ एक्सट्रीमली लो। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया तो गेन कितना होगा? 20 साल में मार्केट ने 14.5% रिटर्न दिया है ऑन एवरेज, 14.5%। 14.5% का मतलब होता है कि हर 5 साल में पैसा डबल हो गया। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 20 साल में कितना हो गया। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। तो 8 गुना पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने में डर के भाग गए तो वो अपॉर्चुनिटी गई। अगर आप शांति से बैठे रहे तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी थी। टाइमिंग की हम बात करते हैं कि आज मार्केट ऊपर है, थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी नीचे है, अभी खरीद लेते हैं, या उल्टा जो भी करते हैं कि हम थोड़ा टाइम कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कि टाइमिंग का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है कि अगर ये दूसरा पीरियड इसका दूसरा है, 2009 से 2019 से, इसलिए रिटर्न थोड़े अलग हैं। लेकिन अगर आप शांति से बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, यू स्टेड इन्वेस्टेड एवरी डे, तो इस केस में 19.8% रिटर्न आपके बनते हैं। लेकिन आपने उसमें छेड़खानी करनी शुरू की कि नहीं, आज मैं आता हूँ, आज मैं बाहर निकलते हैं, आज मैं अंदर आता हूँ, आज मैं बाहर निकलता हूँ। और अगर आपने उस करते करते अगर आपने 5 दिन भी मिस कर दिए तो 19.8 14.8 बन जाता है। 5% आपके रिटर्न गए। एनुअल रिटर्न है, सोचिए 5% एनुअल रिटर्न बहुत होता है। फिर एफडी में साल में मिलता है 5% रिटर्न, वो आपके गए 5 दिन मिस करने की वजह से। अगर 10 दिन मिस कर दिए तो 12% हो गया, अगर 20 दिन मिस कर दिए तो 8% हो गया, अगर बेस्ट 50 दिन, ये 10 साल का पीरियड है, सोचिए अगर 50 दिन आपने मिस कर दिए ये अंदर बाहर करने में, तो आपका पॉजिटिव रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हमें पता है और हमको लगता है कि हम टाइम कर सकते हैं, तो ये याद रखिए कि हम लोगों की सीख के बारे में बात करते हैं। लोगों ने ये गलती करी है इसलिए हम बता रहे हैं। एक जो सबसे बड़े जो इक्विटी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, उनके सीईओ ने बोला था, नीलेश भाई ने भी जिक्र किया था कि ये इक्विटी ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा हो गया बेंगलुरु में। उनके सीईओ ने जिक्र किया था कि 90% उनके जो कस्टमर्स हैं वो पैसा गंवा के जाते हैं, कमा के नहीं जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि एक्टिवली ट्रेड करेंगे, मार्केट टाइम करेंगे, मुझे पता है आज खरीद लो, आज बेच लो, ये ध्यान रखिए कि अगर आप शांति से बैठे रहते 19.8% रिटर्न मिलता और आपने गलती करी, 50 दिन अगर आपने मिस कर दिए, वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता।
तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि जो फंड का रिटर्न आता है वो पूरा का पूरा रिटर्न आपको मिले, लेकिन स्टडी आफ्टर स्टडी आफ्टर स्टडी हमें दिखाती है कि जो फंड का रिटर्न होता है, अगर फंड ने यहाँ पे 20% रिटर्न दिया है, कस्टमर बहुत रेयरली 20% रिटर्न बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें एक्टिविटी कर देते हैं कि जो अच्छा फेज़ होता है फंड का वो मिस कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो 20% रिटर्न कहीं 8 हो गया, कहीं 10 हो गया, कहीं 12 हो गया। तो इसलिए एक कहावत है कि टाइम इन द मार्केट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं रिकैप करना चाह रहा हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं ये टाइम, बिकॉज आप टाइम बढ़ाएंगे तो आपका रिस्क कम हो गया, चांस ऑफ लॉस कम हो गया, और टाइम बढ़ाएंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको पूरा मिला। अगर आप टाइमिंग करने चलेंगे तो कहीं अगर गलती हो गई तो पूरा का पूरा जो आपने अच्छा काम किया था उस पर पानी फिर गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। ये तो भाई मार्केट देता है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? मार्केट में आप दो तरह से आ सकते हैं बाय एंड लार्ज। आप खुद स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद स्टॉक ट्रेड करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, टाइम चाहिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए और काफ़ी सारा पैसा चाहिए। क्योंकि आपको अगर स्टॉक खरीदने निकले तो कोई कोई स्टॉक आपको लेने के लिए कम से कम कपल ऑफ लाख रुपीज़ चाहिए, तो पूरा पोर्टफोलियो बनाने में तो कई लाख रुपए चल जाएंगे, तो अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। और वॉलेटिलिटी तो है ही, क्योंकि आपने 2-3 स्टॉक ले लिए, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी है। म्यूचुअल फंड से हम ये सब जो रिस्क्स हैं वो सब बेटर मैनेज कर लेते हैं। प्रोफेशनली मैनेज्ड है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है, वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड। बहुत बड़ा हमारा जो स्ट्रेंथ है कि इट इज़ अमंग द बेस्ट रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। लिक्विडिटी है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, पैसा 3 दिन में आ जाता है, पूरा डिजिटल है, आपको एक पेपर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वंस यू सेटअप। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। और काफ़ी बार मैं सुनता हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। म्यूचुअल फंड खाली एक ही व्हीकल नहीं होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर में इक्विटी फंड भी होते हैं, हाइब्रिड फंड भी होते हैं, फिक्स्ड इनकम फंड भी होता है। तो कभी भी मैं सोचता हूँ कि नहीं मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मेरा घाटा हो गया, तो वो गलत चीज़ है। कौन से किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और कैसे घाटा हो गया। अब आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया था 4 दिन के लिए, तो घाटा तो हो ही सकता है, राइट। लेकिन आपने और तरह के फंड होते हैं, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है वगैरह, उससे आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। कोई हाई रिस्क है, कोई मीडियम रिस्क है, कोई लो रिस्क है, कोई अलग अलग तरह के सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी होते हैं। हम रिटायरमेंट के बारे में सुनेंगे, फंड ऑफ फंड्स है, इंटरनेशनल है, बहुत चॉइस है। तो म्यूचुअल फंड की कभी हम बात करते हैं, सही तो है ही, लेकिन बहुत वैरायटी है, तो वैरायटी देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम देख के कभी कभी खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इंडस्ट्री 2002 में हमने 1 लाख करोड़ का कॉर्पस क्रॉस किया था। अगले 10 साल में 6 गुना हो गई, 6 लाख करोड़, और उसके अगले 10 साल में आज हम 47 लाख करोड़ पे हैं। तो अगर कोई इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करती है तो कहीं ना कुछ तो अच्छा कर ही रही होगी कि आप ऐसे सस्टेन कर पाते हो। और दूसरी चीज़ है, ये तो ग्रोथ हो गई, मंथली कंट्रीब्यूशन जिस टेल्स यू कि आज क्या हो रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है। हर महीने 15,500 करोड़ SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगते हैं। सो इफ़ यू आर प्रोपगेटिंग दिस प्रोडक्ट, यू आर इन गुड कंपनी, यू आर नॉट अलोन। नाउ one of the important things or one of the difficult things that we come across is कि करें कैसे। ये तो हो गया, बट करें कैसे। Now investment is a process, like we said कि भाई आपको गोल भी होना चाहिए, उसमें क्या रिस्क होता है, उसमें कैसे करना होता है, all of that has to be done। सिचुएशन क्या है, आपकी क्या लिक्विडिटी नीड्स है, all of that has to be looked at। क्विज क्वेश्चन है, इनको आप पहचानते हैं? कोई पहचानता है इनको? सेरेना विलियम्स। इनको कोई पहचानता है? कोई पहचानता है इनको? पैट्रिक जी हैं, पैट्रिक जी इनके कोच हैं।
खाली पहले नहीं थे, अभी भी हैं। इनको सब पहचानते हैं? हाँ जी, ये कौन है? बेन ग्राहम। वॉरेन बफे, considered one of the most successful investors ever. उन्होंने पब्लिकली क्या बोला है, मैं पढ़ के देखे, यू नीड एन एडवाइजर, आई हैव वन एंड आई एम वन। मैं किसी से एडवाइस लेता हूँ और मैं किसी को एडवाइस देता हूँ। बेन ग्राहम ओरिजिनली टॉट मी द वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, जो वो यूज़ करते हैं। जो मेरा स्टाइल है मैंने बेन ग्राहम से सीखा एंड आई हैव रिफाइंड इट, मैंने उस पर इम्प्रूव किया। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, जो हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो गलतियां लोगों ने करी आप मना करें, जिससे कि आप और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। स्मार्टेस्ट पीपल लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये पूरा जर्नी जो है उसको कंफ्यूजिंग हो सकता है, हमें ध्यान रखना चाहिए, आसान नहीं है, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत ही मीठा हो सकता है। और वो रिवॉर्ड के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन अगर आप खुद नहीं रख सकते हैं तो एक कोच हमारी लाइफ में वो डिसिप्लिन, वो मिरर, वो ऑब्जेक्टिविटी लेके आ सकते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते। मुझे पता है मुझे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पता है, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ट्रेनर को लेके आता हूँ या जिम जाता हूँ, वहाँ पे कोई करवाता है मुझसे, मुझे पता है करना चाहिए, बट कितने लोग कर पाते हैं? अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमें सबको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए। तो इसलिए जो पांचवा लेसन है दैट आई वांट टू लीव विद यू इज कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं अकेले, तो एक कोच, एक एडवाइज़र, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले लीजिए। बिकॉज ये जो एक छोटा सा कदम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कदम आपका हो सकता है। बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एडवाइज़र्स हैं वो ये सब चीज़ रोज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सर यहाँ पे देखिए सब राइट आंसर दे रहे थे तो इसलिए अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो चांस ऑफ सक्सेस फॉर यू बिकम्स फार फार मोर देन व्हाट यू वुड डू अलोन। हमें सबको पता होना चाहिए, ये पता होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए कोच लेके आइए, उससे हो पाएगा। सो टू समराइज, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। नीलेश भाई ने बात करी और हमने देखा कि कितना पैसा बन चुका है और कितना पैसा बन सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी वो अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। खाली 3% हमारी सेविंग म्यूचुअल फंड में जाती है। और दूसरा हमने देखा कि सबसे बड़ा जो शेयर है ग्रोथ का, वो तो FIIs और प्रोमोटर्स के पास गया है। आपको किसने रोका है? फ्री कंट्री है, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप रुके हुए हैं। अब हो सकता है कि भाई हम डर के मारे या पता नहीं था किसके पास जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, इसकी वजह से हम रुके हुए थे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक तो दूसरे की जो मिस्टेक्स है उससे सीखें। तो 3-4 मिस्टेक्स हमने 5 मिस्टेक्स आज डिस्कस करी। और दूसरा ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शुरू करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत रिस्क मिटिगेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं, इक्विटी स्कीम भी है, हाइब्रिड स्कीम भी है, डेट स्कीम भी है, तो उससे रिस्क मिटिगेशन और हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अकेले करने जाएंगे तो डिफ़िकल्ट है। अगर कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या एडवाइज़र हो या और भी कोई सर्टिफिकेशन हो, उसके साथ काम करेंगे तो आपका चांस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई नो यू हैव बीन अ वेरी वेरी पेशेंट ऑडियंस एंड आई थिंक आई हैव टेकन माय टाइम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Vishal sir. Hello. Thank you very much, Vishal sir. Vishal sir is a banker. आप सबको एक किट दी गई है, उसके अंदर आपने एक पेन देखा रहेगा SIP वाला। तो एक स्टैंडिंग एवेशन विशाल सर के लिए बनता है। न्यू आइडियाज, वन इडियट मूवी एंड नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच सर।
या प्लीज बैठिए। सर ने काफी फिगर्स दिए मनी के बारे में। आई विल जस्ट शेयर सम थॉट्स अबाउट मनी। ओनली योर एक्शंस will get you to the best money results. Become action oriented person. Knowing is doing and only doing is doing. Do it. Become interested into the world of money. Make money work for you. Create own ideas factory. उसका बुक बनाइए एंड राइट योर आइडियाज। और कोई आइडिया कब कितना पैसा देगी मालूम नहीं है। Never lose your existing money, handle with care. Never delay or procrastinate, be action oriented. और रुकूंगा, सर ने जो बताया 21 करोड़ का लॉस, सो यंग पीपल ओवर हियर शुड श्योरली वर्क। और कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100 रुपये महीने से भी SIP चालू कर सकते हैं। सर को फेलिसिटेट करने के लिए आई रिक्वेस्ट CA बीना शेट्टी एंड our director Sanjay Kotkar to come. Santosh, you also please join them to felicitate Vishal Kapoor sir.